नमस्कार, आप देख रहे हैं पी फॉर पॉलिटिक्स। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आज के हमारे अंक में हमारे मेहमान हैं वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप जायसवाल जी। कार्यक्रम में हम आपका बहुत स्वागत करते हैं प्रदीप जी। जी, बहुत सभी को नमस्कार। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में आपकी क्या रणनीति है, इस विषय में हम जानना चाहेंगे। क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे ज़मीनी स्तर पर जिनके लिए आप इस बार चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं? देखिए, वाराणसी की जो राजनीति है, उसमें रणनीति की अलग से कोई आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता कभी। मैं कुल मिला के एक ऐसा विद्यार्थी हूँ जो पूरे 5 साल होमवर्क इतना मजबूत रहता है मेरा कि मुझे चुनाव में अलग से कोई ऐसी रणनीति बनाने की आवश्यकता या अलग से कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती मुझे। आप वर्तमान विधायक भी रहे हैं, क्या कुछ कार्य रहे जो अधूरे रह गए जिन्हें पूरा करने की मंशा आप रखते हैं? देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जितनी मैंने घोषणाएं किया था, उन घोषणाओं से हट के भी मैंने बहुत सारे ऐसे काम कराए हैं और जनता की जितनी अपेक्षाएं थी, चाहे बड़े बड़े ब्रिज हो, सड़कें हों, लाइट की व्यवस्था हो, नहर की व्यवस्था हो, सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि जनता की अपेक्षाओं से कई गुना ज़्यादा मैंने काम कराया हूँ। और उतना मैंने सपने में नहीं सोचा था कभी, क्योंकि मुझे 1.5 साल में कांग्रेस सरकार में रहने का मौका मिला। बाद में सरकार जब गिर गई तो मुझे यही लगा कि क्षेत्र के विकास के लिए मुझे कुछ निर्णय लेना चाहिए, और मैंने बहुत सोच समझकर फिर माननीय शिवराज चौहान जी को मैंने अपना समर्थन दिया। और वो जो 3.5 साल मुझे मिला, ये 3.5 साल में मैं समझता हूँ कि पिछले 20 वर्षों में जितना काम नहीं हुआ होगा, उतना सारे काम मैंने इन 5 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना में चले गए, 3 साल मैंने काम किया मैंने। तो विकास के मामले में तो मुझे लगता है कि अगर मैं अब नंबर देना चाहूँ तो 100 में 100 नंबर दूँगा विकास के मामले में। क्या कुछ खास उपलब्धियां रहीं आपकी गुजरे 5 सालों में? मेरे मेरे बारासूनी खल्लांजी क्षेत्र में जितनी बड़े पुल थे हाई लेवल, जिसके कारण आवागमन दिक्कत होती थी, बरसात में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, किसान मंडी नहीं जा पाते थे, तहसील नहीं जा पाते थे, और कुल मिला के अपने क्षेत्र के बाहर भी नहीं जा पाते थे, बालाघाट नहीं जा पाते थे, नागपुर नहीं जा पाते थे। ऐसे 6 बड़े ब्रिज स्वीकृत कराया मैंने, जो 12 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक के हैं, ऐसे 6। और एक जो रेलवे फाटक पड़ता है, जहाँ आज भी ट्रेन निकलती है तो 20-25 मिनट खड़े रहना पड़ता है। तो अभी उतनी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य को देखते हुए वहाँ मैंने वारा में फ्लाईओवर भी स्वीकृत कराया। ऐसे ही वाराणसी से खैरलांजी को जोड़ने के लिए 15 से 20 सड़कें ऐसी हैं जो आज़ादी के बाद से आज तक से कच्ची सड़क थी, उसको मैंने पूरी पक्की सड़क मैंने बनवाया। ऐसे ही खैरलांजी ब्लॉक को कटंगी से जोड़ने के लिए 15 सड़कें मैंने पक्की बनवाया। शहर के अंदर स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम, तो पूरे जो मैं समझता हूँ कि इंदौर और भोपाल, इसके बाद अगर सबसे अच्छा गार्डन होगा और स्टेडियम होगा तो वाराणसी का है। ये लोग बोलते हैं, बालाघाट के लोग बोलते हैं कि मुख्यालय जिला वाराणसी होना चाहिए, बोलते हैं लोग तो, क्योंकि यहाँ की सड़कें, यहाँ की लाइट ऐसी बन पा पूरा। और पूरे शहर को मैंने, जो 40 साल पहले सड़कें बनी थी, उन पूरी सड़कों को मैंने नया डामरीकरण बनाया। कुल मिला के मैंने ये प्रयास किया हूँ कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक अगर उम्र देखें तो हमारे शहर की उम्र 75 साल गिनता मैं, तो इस 75 साल की उम्र को मैंने 40 साल कर दिया शहर की। ये उपलब्धियाँ रही मेरी। खैरलांजी क्षेत्र में जो चंदन नदी है, इस पर कुछ किसान बार बार कहते रहे हैं कि पानी रोकने के लिए हमारे विधायक जी कुछ कर पाते तो और बेहतर होता, तो इस दिशा में क्यों नहीं कुछ ठोस कदम उठा पाए आप? नहीं, चंदन नदी पे ऐसी कोई समस्या मुझे नहीं दिखी। हमारे यहाँ ढूटी से पानी आता है, राजीव गांधी जो हमारी परियोजना है उसका भी पानी आता है, लेकिन कुछ जो सीमेंट लाइनिंग होती है वो आधी हो पाई थी पिछली बार वर्ल्ड बैंक से। अभी लेकिन मुझे खुशी है कि अब जाते आते अभी सिंचाई विभाग के माध्यम से वर्ल्ड बैंक से जितनी हमारी नहरें और माइनर अधूरे रह गए थे सीमेंट लाइनिंग में, उसके लिए लगभग 350 करोड़ रुपए और प्राप्त हुआ है। जो काम प्रारंभ होने में टाइम लगेगा, लेकिन इससे मुझे उम्मीद है कि नहर जो है टेल तक पूरी सीमेंटीकरण हो जाएगी, तो ये जो समस्या बार बार आ रही है, ये समस्या दोबारा नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है। वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें प्रदीप जी, तो पूरे बालाघाट ज़िले में यही एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं, चाहे पार्टी प्रत्याशी के चुनाव को लेकर हो या तमाम तरह के जिस तरह से पार्टी चुनाव यहाँ पर लड़ती आई है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, तो ये कहीं ना कहीं पेंच फंसता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब की बार भाजपा या कांग्रेस या निर्दलीय क्या चुनेंगे? ट्रैक्टर किस तरफ मुड़ेगा? देखिए, वाराणसी हार्ड सीट तो पिछले बार से ही हार्ड सीट बनी हुई है, जब से टेक्टा यहाँ चुनाव जीता है। और हार्ड सीट इसलिए भी है
कि वाराणसी विधानसभा पूरे देश की पहली विधानसभा है जहाँ विधायक भी निर्दलीय है, नगर पालिका भी निर्दलीय, जनपद पंचायत भी निर्दलीय। ऐसा पूरे ऑल इंडिया में ऐसा कहीं नहीं है जो वाराणसी में है, इसलिए हॉट सीट है ये। और अभी भी मेरे कांग्रेस के नेताओं से कहीं चर्चा नहीं हो पा रही है। कांग्रेस के लोग शायद जैसे पिछले बार मसानी को टिकट दिए थे, ऐसे ही कोई संजय मसानी दूसरा ढूंढ रहे हैं अभी वो, तो उनसे तो मेरी बात नहीं हो पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन मैंने दिया 3.5 साल, और इन 3.5 साल में मेरे समर्थन के बदले जो सहयोग मिला है मुख्यमंत्री जी का, उसके कारण मुख्यमंत्री जी मेरे से काफ़ी प्रभावित हैं और वो चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूँ। तो हो सकता है कि मैं बीजेपी से चुनाव लड़ी, संभावना है पूरी इसकी। मतलब ट्रैक्टर जो है वो भाजपा की तरफ मुड़ सकता है क्योंकि विकास के भाई, अब हमारी राजनीति का उद्देश्य विकास है। हम सिंबल पार्टी से मतलब नहीं हमको। अब हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हम राजनीति क्यों कर रहे हैं? राजनीति का धुरी पूरी क्षेत्र देश का विकास राजनीति पर निर्भर करता है कि राजनीति या राजनीति जो नेता हैं उन पर डिपेंड करता है कि विकास का पानी किधर पहुँचाएँ वो, किसको लाभ पहुँचा रहे हैं, किधर ले जा रहे हैं, किसका ध्यान रख रहे हैं। पूरी धुरी राजनीति है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्षेत्र का विकास है और हमने 5 साल में एक एक मिनट कीमती माना है हमने, और इतने हमने काम कराए हैं कि मैं समझता हूँ कि एक विधायक पहले तो एक पुल स्वीकृत करा लेता था 5 साल, तो वो खुश हो जाता था कि मैंने एक पुल ला लिया। अब मेरे सोचो कि मैं तो 6 बड़े पुल लाया और एक फ्लाईओवर लाया मैंने। तो जनता इस मामले में तो हमारा बिल्कुल संतुष्टि है कि हमने मुख्य मुद्दा था विकास का, और जनता ने बहुत असाधारण निर्णय करे थे पिछले बार, और वो असाधारण निर्णय जो वही है कि आज ट्रैक्टर चुनाव जीता, फिर शहर में बाल्टी चुनाव जीती, जनपद में खल्यानी में जीती। तो इस असाधारण निर्णय के कारण हमारे क्षेत्र में असाधारण विकास हुआ जो पिछले 20-25 साल में नहीं हुआ। ये जनता बोल रही है, पूरे ज़िले के लोग बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा विकास वाराणसी क्षेत्र में हुआ है। जी। मान लीजिए कि जैसा आपने कहा कि कांग्रेस से आपकी कोई बातचीत नहीं हुई, आपकी मंशा है कि यदि भाजपा मौका देगी तो आप लड़ेंगे चुनाव भाजपा के बैनर तले, लेकिन यदि भाजपा ने उम्मीदवार के तौर पर आपका चयन नहीं किया तो क्या प्रदीप जायसवाल जी वापस निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने तो अपने मुख्यमंत्री से चर्चा में भी कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके भाजपा में आप किसी को टिकट देना चाहते हैं, या भाजपा में आपके जो कार्यकर्ता नेता हैं अगर नहीं मान रहे हैं, तो आप टिकट उनको दे दो। मैंने कहा आप परेशान मत हो, मैंने कहा, और मैं निर्दलीय चुनाव निकाल लूँगा। मैंने कहा मैं तो सीएम को बोल दिया था। लेकिन अगर मुख्यमंत्री मुझे टिकट देते हैं तो मैं बीजेपी से चुनाव लड़ने तैयार हूँ। लेकिन वाराणसी में मतभेद और मनभेद दोनों ही देखने को मिलते हैं प्रदीप जी, ऐसे में ये किस तरह से आप इसे प्रबंधित कर पाएंगे, कैसे मैनेज कर पाएंगे? डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई अगर प्रदीप जी लड़ेंगे तो हम बिल्कुल कार्यकर्ता के घर घर जाकर कहेंगे कि वोट ना दें, तो फिर कितना मुश्किलों भरा हो जाएगा ये चुनाव? देखिए, वाराणसी का चुनाव तो पहले भी देख रहे हैं आप कि बड़ा संघर्ष में चुनाव रहता है, और मेरा तो पूरा जीवन इसी तरह से रहा है कि हर चुनाव में कितना भी अच्छा काम कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन चुनाव में समस्या आती है। कहीं टिकट कट जाएगी तो कहीं सरकार गिर जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा। तो हमने चुनौतियों का सामना करने की हमारी आदत बन गई है, और हम पूरा मैंने जैसा कहा कि हमारा मुख्य मुद्दा होता है विकास का। सिंबल कुछ भी हो, जो भी हो, अब हमारी विचारधारा विकास की है, और उस पर जनता के साथ हम जाते हैं। जनता के साथ जाने में फिर हम ये चिंता नहीं करते कि कौन हमारा विरोध कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमको जनता पे पूरा भरोसा है। और आपने यहाँ देखा होगा वाराणसी में पिछले 20 साल में उमा भारती की लहर चली, लेकिन वाराणसी में मैं चुनाव जीता। शिवराज जी की लहर चली, लेकिन वाराणसी में मैं चुनाव जीता। मोदी जी की लहर चली, लेकिन वाराणसी में मैं जीता। यहाँ वाराणसी की लहर अलग रहती है। यहाँ किसी के नेता के विरोध करने से जनता में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ की जनता, मैंने कमलनाथ जी को बोला था जब समर्थन दिया मैंने शिवराज जी को, कि मेरे क्षेत्र अलग टाइप का है, वहाँ विकास और चेहरा देख के काम होता है, वहाँ पार्टी सिंबल नहीं चलता है। इसलिए मुझे अब ऐसा लग रहा है कि सरकार गिर गई है, तो मुझे क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि क्षेत्र की जनता ने मुझे टिकट दी है और क्षेत्र की जनता ही ने मुझे वोट दिया है, तो मैं उनके बारे में सोचूंगा, पार्टी के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं ये सोच के मैंने शिवराज जी को समर्थन किया। और आज भी देखिए, डॉक्टर साहब का विरोध स्वाभाविक है, लेकिन अगर उनके पीछे देखा जाए कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, वहाँ के सरपंच हैं, सभी लोगों से मेरा मित्रत्व, उनका व्यवहार है, मेरे साथ उठना बैठना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि पार्टी का निर्णय है ये, मैं नहीं जा रहा उनको, पार्टी मुझे दे रही है। इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि जनता की सेवा करने का मौका अगर बीजेपी के मंच से मिलता है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। जी। भाजपा
को समर्थन देने की आप बात कह रहे हैं और उनके बैनर तले चुनाव लड़ने की भी बात कह रहे हैं, लेकिन हाल ही में माननीय गौरीशंकर बिसेन जी ने भी ये मंच से बयान दिया कि जिसका डीएनए भाजपा का होगा हम उसे समर्थन देंगे। तो ऐसे में एक कद्दावर नेता के मुंह से निकली ये बात कितना प्रभावित करेगी चुनाव को? गौरीशंकर बिसेन जी के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये भी कहा कि प्रदीप जायसवाल को टिकट मिलेगी तो मैं उनका काम करूँगा, ये भी उनका ये चीज़ बाद में कहा उन्होंने। तो कई मंच से उन्होंने अलग अलग, जैसा उनको मंच मिलता है, जैसा माहौल रहता है वैसी बात करते हैं वो। लेकिन कुल मिला के तय है कि अगर मैं बीजेपी से चुनाव लड़ूंगा तो सभी का सहयोग मिलेगा, क्योंकि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि होती है, संगठन सर्वोपरि होता है। ये विश्वास मुझे माननीय मुख्यमंत्री ने दिलाया। तो मुझे पूरी आशा, पूरी उम्मीद है कि ये सब तो राजनीति में कहा सुनी सब चलता रहता है अलग अलग मंचों पे, लेकिन पार्टी का जो सिद्धांत होता है उस सिद्धांत से कोई नेता नहीं हटता फिर। जी, कुछ क्षेत्रों में प्रदीप जी विरोध भी देखने को मिला। किसानों ने या वहाँ के ग्रामीणों ने कहा कि कुछ काले झंडे दिखाए आपको किसी सभा में, तो आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं एक विरोध का माहौल भी बन रहा है? ये नहीं, ये देखिए बहुत ही गंदी राजनीति है। एक जगह जैसे चिचोली की बात थी, और हमारे कुछ पत्रकार भी हैं, है ना, हमारे कुछ पत्रकार भी ऐसे हैं कि आधे मिनट में किसी दो सिरफिरे ने कोई दारू पी के आ गया, आधे मिनट का वो दिखा रहे हैं, लेकिन 2 घंटा हमारा कार्यक्रम चला, मैंने 20 मिनट भाषण दिया, पूरे गांव की जनता बैठी रही, ये नहीं दिखाया उनने। तो ये पत्रकार भी पता नहीं है क्या, किस टाइप के पत्रकार हैं। ऐसे चिचोली की घटना थी, चिचोली में शाम को वो जो सरपंच है सारे लोग मेरे से मिल के गए, मैंने उस सड़क के लिए 6 लाख रुपये स्वीकृत कर दिया। और शाम को मिल के गए 10 लोग, और दूसरे दिन मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ पौधे रोपे जा रहे हैं उसमें। हाँ, तो ये उनकी स्थानीय लड़ाई थी, कोई सरपंच और वहाँ की स्थानीय लड़ाई। तो सरपंच, चूँकि सरपंच के ऊपर पूरे गिर रहे थे, सरपंच ने उसने मेरा नाम ले लिया। अब आके माफ़ी मांग रहा है, मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा तू नेतागिरी के चक्कर में तेरा बनता काम बिगड़ गया, है ना, ये सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। उसमें भी पत्रकार बोलता, मैं पत्रकार को बुलाया, मैं तेरे को किसने बुलाया भाई वहाँ पर, कैसे गया, जबकि कोई समस्या थी नहीं। 6 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर दिया था हमने। तो ये घटना तो वाली गलत पाई। एक खापा की गत थी कि कोई सरबीर आया, थोड़ा सा हल्ला किया, काले झंडे की बात ही नहीं थी, लेकिन पूरा गांव मेरा भाषण सुन रहा है, पूरा गांव रैली में लेके मेरे को गांव ला रहा है, भाषण चल रहा है, ये सब गायब कर दिए। ये बताया जा रहा है गुंडा जायसवाल का विरोध, ऐसा वाराणसी में कहीं भी नहीं हुआ है। हाँ, तो मतलब एक तरह से नेगेटिव माहौल, ये नकारात्मक राजनीति करने माहौल। का प्रयास हो रहा है। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे ऐसे कोई पत्रकार हैं जो हर चीज़ को, मेरी हर चीज़ को उसको घुमा फिरा के बताया जाता है उसमें, कि मैं कभी कांग्रेस में जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। मैं तो देखिए, मैंने तो निर्दलीय चुनाव जीता हूँ और आज भी निर्दलीय खड़ा हूँ, आज भी 5 साल हो रहा है मैं निर्दलीय हूँ आज भी। लेकिन अभी भी कई ऐसे पत्रकार हैं जो मैं ये बोल सकता हूँ कि अब पत्रकारों क्या बोलूँ, कई नेता भी चौथी फेल हैं, कई पत्रकार भी चौथी फेल हैं, जितना दिमाग उतनी बात करते हैं। आज तक समझ नहीं पा रहे हैं वो कि गुड्डा जायसवाल आज कांग्रेस का नहीं हूँ मैं, आज भी मैं निर्दलीय हूँ। और निर्दलीय था करके मैंने बीजेपी की सरकार को समर्थन दिया, बीजेपी संगठन को नहीं, बीजेपी सरकार को समर्थन दिया। बिना सरकार के विकास नहीं हो सकता, लेकिन वो समर्थन था मेरा वो। लेकिन उसको ये समझे लोग कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और मैं उन 21 लोगों में नहीं हूँ जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए। वो लोग बेंगलोर गए थे, दिल्ली गए थे, लेकिन गुड्डा जायसवाल ना बेंगलोर गया ना दिल्ली गया। गुड्डा जायसवाल कांग्रेस के विधायकों के साथ कहाँ गया था, जयपुर गया था, ठीक है। और सरकार गिर गई, इसलिए मैंने समर्थन इसलिए दिया क्योंकि मैं निर्दलीय था। अगर मैं कांग्रेस में रहता तो समर्थन नहीं देता सकता, दे नहीं सकता था मैं। और आज भी मैं निर्दलीय खड़ा हूँ, लेकिन लोग समझते हैं कि गुड्डा तो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। कहाँ गया गुड्डा जायसवाल? गुड्डा जायसवाल आज भी निर्दलीय खड़ा है, ट्रैक्टर लेके खड़ा है आज भी। हाँ, नया चुनाव जब आएगा तो नए चुनाव में कुछ मेरे को फैसला करना पड़ेगा क्षेत्र के हिसाब से, जहाँ क्षेत्र का सम्मान हो, क्षेत्र का विकास हो, जहाँ क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित रहे। नया चुनाव में नए तरीके से लड़ूंगा मैं। लेकिन जहाँ जो ट्रैक्टर से जीता था, आज भी मैं ट्रैक्टर से ही खड़ा हूँ। ये कई बहुत सारे पत्रकारों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि समर्थन क्या होता है, सहयोग क्या होता है। और ये निर्णय इसलिए भी समझ में नहीं आएगा चौथी बेल लोगों को, ये प्रदेश स्तर का है। जनता ने मुझे वोट करी, क्षेत्र के बारे में मुझे सोचना है, आपको थोड़ी सोचना है। तो मुझे जनता के बारे में निर्णय लेने का अधिकार मेरे पास है, इसलिए मैंने समर्थन दिया। और वो निर्णय प्रदेश स्तर का था। और आज जो लोग आलोचना कर रहे थे उस टाइम लोग आलोचना कर रहे थे, आज सब लोग ताली बजा रहे हैं। गुड्डा जायसवाल ने क्या निर्णय किया बोलते हैं। ऐसी राजनीति होना चाहिए कि 3.5 साल में जो काम दिखा दिया, क्या गांव में, क्या शहर में, क्या खैलनी ब्लॉक में, क्या वाराणसी ब्लॉक में, आज लोग ताली बजा रहे हैं निर्णय का मेरे। ये समय समय की बात है।
आप यूं तो क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं ही, लेकिन राजनीति के भी बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं प्रदीप जी। प्रदेश स्तर की अगर हम बात करें तो आपको नहीं लगता कि कुछ विरोध की लहर भी चल रही है, क्योंकि बहुत समय से, लंबे समय से भाजपा सत्ता में है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भाजपा में जाएं, चुनाव भी जीत जाएं, लेकिन प्रदेश से ही भाजपा चली जाए, और यदि कमलनाथ सरकार आती है तो क्या फिर ट्रैक्टर कमलनाथ जी की ओर मुड़ सकता है? नहीं नहीं, देखिए, अगर मैं किसी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, अगर पार्टी से चुनाव लड़ूंगा तो सवाल ही नहीं पता। हाँ, निर्दलीय चुनाव अगर लड़ता हूँ मैं, अगर वायदेव कभी निर्दलीय लड़ता हूँ तो मेरे विकल्प खुले हैं उस समय। देखिए, जिस समय चुनाव जीता था मैं, रात को 3 बजे रिजल्ट आया। आप जैसे पत्रकारों ने मेरे से पूछे थे उस समय कि आप निर्दलीय चुनाव जीते तो आगे कैसा करोगे, आप क्षेत्र का विकास कैसे करोगे। मैंने यही कहा था रात को 3 बजे कि जिसकी सरकार बनेगी मैं उसका समर्थन करूँगा। सबने तालियां बजाए थे उस टाइम। तो मैंने क्या गलत बोला था? सरकार बनी कांग्रेस की तो पहले कांग्रेस को समर्थन दिया, सरकार गिर गई तो फिर बीजेपी को समर्थन दिया। तो निर्दलीय विधायक का कर्तव्य यही होता है कि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार से सहयोग लेना ही पड़ता है। लेकिन वो जो आप बोल रहे हो वो निर्दलीय के बतौर होगा। लेकिन अगर मैं बीजेपी से लड़ता हूँ तो मेरे को बीजेपी के साथ ही रहूँगा मैं, सरकार बने अथवा ना बने। बीजेपी की जीत की कितनी संभावना देखते हैं प्रदेश में आप? देखिए, अभी तो मैं यही कहूँगा कि दोनों लगभग बराबर चल रहे हैं, अभी तो मैं मान के चलता हूँ। लेकिन दोनों की जो काम करने की शैली है वो अलग अलग है। भाजपा जितनी आक्रामक चलती है, कांग्रेस उतनी आक्रामक नहीं चल रही है। लेकिन आज की डेट में मैं यही कहूँगा दोनों बराबरी पे चल सकते हैं फिर भी। आखिर में प्रदीप जी, तमाम हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, और यही मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी जो राजनीति रही है वो लोकनीति के हिसाब से रही है, और लोकनीति के कारण ही मैं हर परिस्थितियाँ जो भी बनी, उल्टे सीधे जब भी राजनीतिक उतार चढ़ाव, हर उतार चढ़ाव का मैंने सामना किया है इस नीति के कारण। और मेरा अपने क्षेत्र के लोगों से राजनीतिक संबंध नहीं है, मेरे क्षेत्र के लोगों से पारिवारिक संबंध है। इसलिए मुझे चुनाव में अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन मैं यही कहूँगा कि राजनीतिक द्वंद्व में जब युद्ध होता है, चुनाव होता है, तो बहुत सारी बातें उल्टी सीधी आती है। तो गुड्डा जायसवाल अगर 5 साल अच्छा है तो चुनाव का टाइम भी अच्छा रहना चाहिए। उस टाइम ये नहीं कि किसी ने मायके बोल दिया गुड्डा जायसवाल ने फलाने को गाली बक दिया, गुड्डा जायसवाल ने फलाने को मार दिया। तो ऐसी बातों पर अनदेखा किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सब राजनीतिक चीज़ें होती है। ऐसे राजनीतिक जितनी कटुता है या राजनीतिक जो गंदापन है, ये इसको जनता ही दूर कर सकती है। आगामी चुनाव की आपको बहुत शुभकामनाएं प्रदीप जी, आपने हमें समय दिया, शुक्रिया। जी जी, नमस्कार, थैंक यू। हमारे साथ थे विधायक प्रदीप जायसवाल जी, जिन्होंने हमसे बहुत सीधी बात की, सटीक बात की। और अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान जानने के लिए देखना ना भूलें। पी फॉर पॉलिटिक्स अब आज के अंक से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।